ऑल राइट। सो आज का हमारा लास्ट प्रीपोजिशन का टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद हमारा प्रीपोजिशन जो है कंप्लीट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना 2 से 3 बार, 80% चांसेस हैं कि इसी में से पूछें, ठीक है। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आप क्वेश्चन लिखते हैं। लगभग 195 प्लस क्वेश्चंस कर लिए थे मैंने, कुछ बीच में नंबरिंग नहीं लिख रहा था, लेकिन ऑल राइट फिर से मैं नंबरिंग लिख देता हूँ। दिस क्वेश्चन इज 196, ठीक है। ही डिड नॉट पार्टेक, he did not partake the debate question number 197 he did not partake the prophet। पार्टेक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है और इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए, ही डिड नॉट पार्टेक द डिबेट द प्रॉफिट। अगर पार्टेक का मीनिंग टू पार्टिसिपेट हो तो उस केस में पार्टेक के साथ आप इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाइए। अगर पार्टेक का मीनिंग टू क्लेम वंस शेयर हो तब उस केस में आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करिए। तो इस तरीके से यूज क्या करिए, ही डिड नॉट पार्टेक इन, इफ यू आर टेकिंग पार्ट इन समथिंग, ठीक है, और वहां पे पार्टिसिपेट से आया पार्टेक का मीनिंग, तो इन, और पार्टेक का मीनिंग जब टू क्लेम वंस शेयर हो देन यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल 198। द मैन पार्टेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पार्टेड हिज फ्रेंड्स, द मैन पार्टेड हिज फ्रेंड्स केयरफुली। 199 और उसके बाद फिर हम 200 डबल सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। द मैन पार्टेड हिज लगेज ड्यूरिंग द जर्नी। हिज लगेज ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। ये तो देखिए, अगर पार्ट का मतलब टू से गुड बाय है, अंग्रेजी में लिख देते हैं हम इसको, बिड एंड ईडीयू, बिड एंड ईडीयू, ये अंग्रेजी है, ठीक है, मतलब टाटा बाय बाय ऐसे करना। द मैन पार्टेड, तो उस केस में आप विद का यूज करिए। पार्टेड विद समवन मतलब टू से टाटा बाय बाय। पार्टेड विद समथिंग, तो ठीक है, इसमें अगर आप पार्टेड विद समवन है तो यहाँ पे मतलब है कि टू बिड एंड एडियो, टू से बाय, ठीक है। और फिर अगर पार्टेड, अब देखिए, अब लगेज से तो आप, लगेज तो समवन वाली कैटेगरी में नहीं है, ये हिज फ्रेंड तो समवन हो गया, ठीक है। यहाँ पर पार्टेड के साथ आप क्या यूज करें, पार्टेड विद समवन नहीं, कहाँ है, अगर पार्टेड का मतलब टू से, टू बिड एंड एडियो, टू पार्टेड फ्रॉम, और जब पार्टेड का मतलब टू गेट सेपरेटेड हो, टू गेट सेपरेटेड, किसी चीज़ का छूट जाना, तो उस केस में आप विद का यूज करिए। तो पार्टेड फ्रॉम समवन, पार्टेड विद समथिंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रख लेना। यहाँ पे पार्ट का मतलब सेपरेट वाला है, ठीक है, और यहाँ टू बिड एंड एडियो, ये पार्टे और पार्टेड, ये दो बात इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। और जो हमने रामबाण बताया है, बिलीव मी, रामबाण अगर आपने अच्छे से याद कर लिया
अच्छे से याद करने का मतलब है कि उसको अगर सेंटेंस में आप अप्लाई करना सीख गए इन लेटर एंड स्पिरिट। देखो ये वाला वर्ड याद रखना, ये एक इडियम है, लेटर एंड स्पिरिट। लेटर और स्पिरिट का मतलब होता है टू डू समथिंग इन लेटर एंड स्पिरिट, मतलब जेन्यूनली, जेन्यूनली। ठीक है, जैसे कि आपने कह दिया कि सर अब 1 महीना बचा है, मैं बहुत सारी मेहनत करूंगा, आपने रिटन में तो दी लेकिन अब स्पिरिट नहीं है आपकी, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ वो वाली बात नहीं आई। अगर आपने ऐसा बोला कि सर मैं मेहनत करूंगा, मेहनत कर भी रहे हो, तो मतलब आपने जो वादा किया था, यू आर प्रूविंग इट इन लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है, तो लेटर स्पिरिट मतलब टू डू समथिंग, जो चीज़ आप बोल रहे हो उसको करके भी दिखाना। खैर, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, ही टुक लीव, अरे 200 हो गया, सेंचुरी, डबल सेंचुरी हमने मार दी। हु इज द फर्स्ट बैट्समैन हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी इन ओडीआई, डू यू नो? वेरी गुड। नहीं पता तो अभी कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। He took leave the host of the party, the host of the party, 201. He took leave the boss for a week, the boss for a week। ये वाला क्वेश्चन पता किसी पेपर में आया था। He took leave the host of the party। टेक लीव और टेक लीव, ये तो वही मीनिंग है जो आप सोच रहे हो, छुट्टी मांगना। ठीक है, लेकिन टेक लीव का एक मीनिंग और होता है, वही क्या होता है? टू बिड एन एडियो, टू बिड एन एडियो मतलब टू से गुड बाय, टू से गुड बाय। जब टुक लीव का एक तो छुट्टी मांगना सबको पता है। ही टुक लीव, जब टुक लीव का मतलब टू बिड एन एडियो हो, ठीक है, तो उस केस में आप ऑफ का यूज़ करेंगे। और अब यहाँ देखो, एक टू लीव जो आप छुट्टी मांगते हो अपनी अथॉरिटी से मांगते हो, ये द बॉस अथॉरिटी हो गया इस लिटरल सेंस वाला, फ्रॉम सोर्स वाली प्रीपोजिशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। ये वाला थोड़ा सा अनकॉमन है कि टुक टेक लीव का मतलब टाटा बाय बाय कहना भी है। हाँ, अब वो देख लेना, अगर आप टेक लीव का मतलब टू बिड एन एडियो है तो उस केस में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। अब तो ऑफलाइन शुरू हो गई माशाल्लाह, अब बहुत मज़ा आने वाला ऑफलाइन में, कितना सारा हम पढ़ेंगे। खैर, अब आप देखो, द प्लेयर कंप्लेंट, द प्लेयर्स कंप्लेंट द पुअर फैसिलिटीज ठीक है, एंड द कोच उसके बाद देखें द मैनेजर ऑफ द टीम, मैनेजर ऑफ द टीम। ठीक है, बताओ क्या आएगा इसमें? वेरी गुड, आपने ऑफ सही बताया, अगेंस्ट भी सही बताया और टू भी सही बताया। किस तरीके से यूज करते हैं देखो भाई, कंप्लेन के साथ, कंप्लेन ऑफ समथिंग, कंप्लेन against someone, complain to
जिससे कंप्लेन करते हो अथॉरिटी। एक बात और सुनो सर, क्या कंप्लेन अबाउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पता है अगर जब आप अबाउट प्रीपोजिशन पता है ये करती है कि सिंपली इट डाइल्यूट द मीनिंग को डाइल्यूट कर देती है, कंटेक्स्ट को डाइल्यूट कर देती है। अब जब आप द प्लेयर्स कंप्लेन अबाउट द पुअर फैसिलिटीज अगेंस्ट द कोच, देन यू वोंट नीड टू राइट दिस फ्रेज। ठीक है, सो आप इन दोनों की जगह अबाउट भी लिख सकते हो, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, मीनिंग डाइल्यूट हो जाएगा, तो उस केस में फिर आप ये नहीं लिखोगे। गॉट इट? वेरी गुड। यहाँ तो कंटेक्स्ट क्रिस्टल क्लियर है। कंप्लेंट ऑफ द पुअर फैसिलिटीज समथिंग हो गया, द कोच वहाँ पर समवन हो गया, और मैनेजर जो है इस पार्टिकुलर सेंटेंस में अथॉरिटी है। ठीक है, कोच भी अथॉरिटी हो सकता है अगर प्लेयर्स जो है कैप्टन के खिलाफ कंप्लेन करें, किसको लेके, खाना पीना अच्छा रिफ्रेशमेंट नहीं दिलाया उसको लेके। ठीक है, सो इट डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट। तो ये आप याद कर लेना। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। दिस इज सवाल नंबर 202। They quarreled. Anyone there? They never quarreled. They never, अच्छे से राइटिंग में लिख दें, never quarreled anything there. किस तरीके से प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कितना अच्छा बताया आपने। क्वेरल विद समवन, क्वेरल ओवर समथिंग। ठीक है, ये समवन हो गया और ये समथिंग हो गया। एनीथिंग को समथिंग वाली कैटेगरी में कंसिडर करोगे। यू क्वेरल विद समवन, यू क्वेरल ओवर समथिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समथिंग क्या है, ये टॉपिक हो गया। किसी को लेकर आप क्वारल कर रहे हो कि नहीं भैया मेरा सवाल गलत है, मेरा सवाल गलत है, गलत तो नहीं कहोगे, सही को कहोगे। ठीक है, वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1.2x की स्पीड में तुम सुनते हो, अब हम 1.2x की स्पीड में बोलेंगे, और जब तुम सुनोगे तो 1.5x लिखा जाएगा। द मैन डिवाइडेड ऑल हिज मनी सन्स। द मैन डिवाइडेड all his money sons। ठीक है, the man divided all his money equal parts। ऑलराइट, पहले एक बात सुन लो। क्या सुन लो? वो ये, अच्छा उसमें बताओ क्या आ सकता है। सही है, बिल्कुल सही बताया, अमाउंट। ये भी ठीक बताया आपने। अब देखो क्या मतलब है। अगर डिवाइड का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस केस में आप you have two preposition for distribution। between, among। between is used for two, among for more than two। बिल्कुल सही हो सकता है, दो बेटे भी हो सकते हैं, मैंने दो से ज्यादा माने, आप दो मान लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके ऑब्जेक्ट्स हमेशा प्लूरल होंगे। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड। बिटवीन, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिटवीन एंड अमंग आर ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, आफ्टर ऑल डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन तो दो ही लोगों के बीच में होगा, एक आदमी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता ना। एक आदमी के बीच में आप डिवाइड करोगे, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने अब्बा के अकेले औलाद हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी होगा, अब जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर दो हो तब वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या दो से ज़्यादा
डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेज इन केस ऑफ मोर देन वन, मतलब मोर देन टू मैनी। गॉट इट। अब देखो, अगर डिवाइड का मतलब वही हो जो बचपन में हमें डिवाइड 2 to 8 डिवीजन वाला सेंस हो, देन यू हैव टू राइट इनटू विद डिवाइड। गॉट इट, वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यंत ही महत्वपूर्ण। वेरी गुड, उतार लिया। अब हम इसको मिटा देते हैं। अगर डिवाइड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से हो, यूज बिटवीन और एमंग। बिटवीन और एमंग प्रीपोजिशंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। डिवीजन तभी होता है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स हो, एंटिटीज हो। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। द इंडियन मर्चेंट्स, the Indian merchants traded the British ones, fill in the blanks, jute, cotton and jewelry, jute, cotton, jewelry, etc। ठीक है, कितने ही चोर थे। क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया मतलब किताबों को चुराने की, शायद, हाँ क्लेप्टोमेनिया बोलते, देख लेना एक बार। An irresistible desire to steal something, kleptomania, I think ये किसी बार पूछा गया है। Anyway, हमें तो पूछना। The Indian merchant traded, देखो ट्रेड के साथ कैसी प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम। ट्रेड विद समवन, ट्रेड इन मतलब डोमेन। अब वो डोमेन कुछ भी हो सकता है, समथिंग भी कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है, किसी भी डोमेन में। इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडेड विद द ब्रिटिश वन, तो ये संबंध हो गए। इन समथिंग, व्यापार वाला। ट्रेड की तरह एक और प्रीपोजिशन होती है डील। डील के साथ भी आप यही यूज किया करो, ट्रेड या डील विद समवन, डील इन समथिंग। ऑलराइट, वेरी गुड। अब ये सवाल का जवाब बता दो आप मुझे। आई कांट डील दिस पर्सन या प्रॉब्लम, दिस पर्सन या प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलराइट, कितना सही बताया आपने, विद आ जाएगा। लेकिन यहां पे डील का अगर डील विद कहेंगे तो इट विल एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टैकल, ठीक है, टू टैकल। गॉट इट, ठीक है, तो वो भी देख लेना। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। चलो एक बार फिर से अकबर सक्सीडेड, व्हाट इज द नेम ऑफ अकबर बाप। अकबर के अब्बा का नाम बताओ। अभी पूछता हूं, पहले क्वेश्चन लिख दो। अकबर सक्सीडेड हिज अब्बा। अब हमें अकबर के अब्बा का नाम बता दो। दूसरा सवाल भी लिख दो। अकबर सक्सीडेड, अकबर ने जितने सारे बैटल्स लड़े हैं, यू मस्ट नो देम, ठीक है। अकबर सक्सीडेड, सक्सीडेड की स्पेलिंग क्या होती है, डबल ई। अकबर सक्सीडेड ऑल हिज युद्ध, युद्ध कैसे लिखा जाएगा, याद आ गया हमें, ठीक है। अकबर सक्सीडेड राजगद्दी, राजगद्दी मतलब थ्रोन है ना,
राजगद्दी at 16. All right, these are the 3 questions in front of you. Question number 207, 208 and 209. Succeeded. ठीक है, मार्कर बदल दें। अब बताओ, अकबर के अब्बा का नाम हुमायूं, याद कर लेना, हुमायूं था, हमने ऐसे ही बता दिया आपको। अकबर सक्सीडेड हिज अब्बा, अकबर के हुमायूं के बाद कौन बना राजा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकबर सबको पता है। अगर सक्सीड का मतलब क्या हो? टू फॉलो या बी नेक्स्ट इन अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ क्रोनोलॉजी, बी नेक्स्ट या टू फॉलो, ठीक है, समवन इन अ क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर सक्सीड का मतलब ये हो तो इन दैट केस सक्सीड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अकबर सक्सीडेड ऑल हिज युद्ध, सक्सीड का मतलब अगर टू कॉन्क्वर हो, कॉन्क्वर मतलब तो सबको पता है, अब ये वर्ड अगर नहीं पता तो मतलब जीत जाना, ठीक है, टू गेट विक्टोरी, टू कम आउट एज अ विक्टोरियस, ठीक है। अकबर सक्सीडेड, ठीक है, इन आ जाएगा अगर मतलब टू कॉन्कर हो, सक्सीड का मतलब अकबर सक्सीडेड। अब देखो राजगद्दी, क्या मतलब, यहां पे क्या मतलब है? टू ऑब्टेन या एक्वायर, तो उस केस में टू आ जाता है। अब आप भाई देख लेना कि सक्सीड का कौन सा वाला केस दिया हुआ है। सक्सीड का मतलब बी नेक्स्ट टू फॉलो समवन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन दैट केस वी विल कंसीडर सक्सीड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब व्हिच मींस इट विल टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देयर विल बी नो प्रीपोजिशन यूज्ड आफ्टर इट, ठीक है। इफ द सक्सीड मींस टू कॉन्क्वर मींस मतलब आप बैटल को कॉन्क्वर करते हो, देन इट एक्ट्स एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब मींस इट टेक्स प्रीपोजिशन विद इट एंड दैट प्रीपोजिशन is none other than in, ठीक है। if succeed means to obtain or to acquire something, in that case also succeed is an intransitive verb, it takes to with it, got it, very good। moving to the next सवाल, चलो देखो, मोस्ट पीपल बिलीव, सेंटा क्लॉज की स्पेलिंग बताना, देखो ठीक है। मोस्ट पीपल बिलीव सेंटा क्लॉज थ्रू आउट देयर जिंदगी। ऑल राइट, नेक्स्ट सवाल बताओ, इसमें क्या आएगा, सुन लो। मैं शायद वर्ब वाले में पढ़ा, अब तुम एक बार और आओगे दोबारा से पढ़ाऊंगा वर्ब, फिर क्योंकि वर्ब मेरे तो वर्ब ही लिख रहे हैं। देखो बिलीव, वैसे क्या, बिलीव इज द मेंटल स्टेट वर्ब, ऑल द मेंटल स्टेट वर्ब्स आर क्या, स्टैटिव वर्ब्स, मीन्स आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी। तो बिलीव देखो मेंटल स्टेट की वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है, लेकिन क्या मतलब, अगर बिलीव का मतलब टू हैव फेथ इन समथिंग, दैट समथिंग माइट बी एन आइडिया और अ फिलॉसफी, टू बिलीव इन समथिंग लिख देते हैं। अगर बिलीव का मतलब टू हैव फेथ इन समथिंग हो तो इन दैट केस इट एक्ट्स एज अ सॉर्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, टेक्स इन प्रीपोजिशन। देखो, और अगर बिलीव का मतलब टू कंसीडर समथिंग ट्रू,
टू कंसीडर समथिंग ट्रू, नो प्रीपोजिशन। अब देखो सेंटा क्लॉज एक तरीके का फेथ है, सेंटा लोग मानते हैं, तो यहाँ पर ये वाला मीनिंग है बिलीव इन। और ये स्टैटिक वर्ब में भी पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया तो हम एक बार और बता देंगे। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। एंड व्हाट इज दैट नेक्स्ट सवाल? द मैन ड्रीम्ड, द मैन ड्रीम्ड। ड्रीम्ड भी एक मेंटल स्टेट की वर्ब होती है, आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। आई वाज ड्रीमिंग गुनाहे कबीरा है, ठीक है। द मैन ड्रीम्ड एंड आरामदायक जिंदगी, इजी लाइफ, आरामदायक इजी लाइफ लिख देते हैं, इजी लाइफ। और कहाँ? एब्रोड, बाहर जाके। तो अगर आराम की ज़िंदगी गुजारनी है तो अभी लॉ में निकाल लो, फिर आराम से आईसीजे में बनना आप वकील। द मैन ड्रीम्ड, अगर एक तो वही होता जो आप सपने देखते हो दिन में और रात में दोनों में, कैसे करके हमारा एंट्रेंस में हो जाए बिना पढ़े, तो एक तो वो सपने देखना होता है, और एक और ड्रीम का मतलब होता है एस्पायर करना। तो इस केस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, देखो वन मोर क्वेश्चन। दे विल गेट, ये तो सभी बता देंगे, तुम बताना। दे विल गेट, गेट क्या? गेट एनॉयड। यहाँ पे एनॉयड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, दे विल गेट एनॉयड। दिस रिजल्ट, ये तो सब लोगों को पता है माशाल्लाह, और इसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ऐट आ जाएगा, अब इसकी हम वजह भी बता देंगे। अच्छा, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हम बताने जा रहे हैं इसको हम एक बार और बता दें। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है वो, क्या है? थोड़ी बहुत बायो तो पढ़ी होगी सब लोगों ने। हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग भी सुनी होगी। हीमोग्लोबिन क्या होता है? इस तरीके का रेड कलर का पिगमेंट होता है, आयरन होता है उसके अंदर। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ड्यू टू विच इट इज़ रेड इन नेचर, अमाउंट ज़्यादा होती है, इसी वजह से ब्लड रेड होता है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता, अभी बता ही देता हूँ का। हमारी बॉडी में तो रेड ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल भी, ल्यूकोसाइट्स जिनको आप बोल देते हो, ठीक है। अब प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड लाल इस वजह से होता है क्योंकि जो अमाउंट ऑफ आरबीसीज हैं, इरिथ्रोसाइट्स हैं, वो कंपैरेटिवली टू अदर सेल्स ऑफ ब्लड आर फिनोमिनली लार्ज, इसकी वजह से ब्लड रेड होता है। अच्छा, आरबीसी रेड क्यों होते हैं? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। ये रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। इसका मेन काम क्या है? इट बाइंड्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद इट एंड टेक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड यू नो द वर्क ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हैव्स एन ऑक्सीडेशन। एनीवे, मूविंग टू द सवाल। देखो हीमोग्लोबिन ब्रिटिश स्पेलिंग में ये हो, ब्रिटिशर्स ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं, अमेरिकन HE लिख देते हैं। आपको ये वाली याद रखना है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट्स RBCs consists हीमोग्लोबिन। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। आप सब लोगों को किस किस को पता है? कुछ नहीं पता, हम बताते हैं। कंसिस्ट के साथ देखो दो प्रीपोजिशन आती हैं, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट इन। कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है टू इंक्लूड, ठीक है, और कंसिस्ट इन मतलब होता है बी इंक्लूडेड।
अब पहले हमें इनका आंसर बता दो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ट्विल हमें पता नहीं है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी होता है। बताओ भैया बताओ, जल्दी से बताओ। आरबीसी में इसमें इन आ जाएगा, काहे पूछ रहे हैं, समझ में आ गया? बी इंक्लूडेड अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब लाइज समझ लो। ये दोनों चीज़ें देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अगर कंसिस्ट इन तो उसका मतलब होता है लाइज, बी इंक्लूडेड, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होते हैं। आरबीसीज का एक पार्ट हीमोग्लोबिन है, इसके अलावा भी आरबीसीज में और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, न्यूट्रोफाइल्स, बेसोफाइल्स टाइप के पाए जाते हैं। तुमने बायो पढ़ी नहीं है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें देख लेना, लेकिन इतनी साइंस तो पता ही होनी चाहिए। और हमने दोनों लिखवा दिए केस। कंसिस्ट ऑफ मतलब टू इंक्लूड, कंसिस्ट इन मतलब बी इंक्लूडेड। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। आई शैल श्योरली अटेंड द सेमिनार। आई शैल श्योरली अटेंड द सेमिनार। देखो या फिर से सुन लो, अटेंड, अटेंड के साथ क्या क्या प्रीपोजिशन यूज कर, अटेंड का 3 मतलब होता है। पहले टू बी प्रेजेंट एट समथिंग, टू बी प्रेजेंट एट समथिंग। ऑल राइट, दूसरा अटेंड का मतलब होता है टू कैटर समवन, और एक अटेंड का मतलब होता है टू टेक केयर। ठीक है, ये 3 मतलब होते हैं अटेंड के। अगर अटेंड का मतलब टू बी प्रेजेंट एट समथिंग हो, नो प्रीपोजिशन। अगर अटेंड का मतलब टू कैटर हो, टू का यूज करिए। अगर अटेंड का मतलब टू टेक केयर ऑफ हो, ऑन करिए। ठीक है भैया, आई शैल श्योरली अटेंड, देख लो भाई, नो प्रीपोजिशन। समझ में आ गया? वेरी गुड, ऊपर वाला मीनिंग है। अभी तीनों देख लेना कौन सा वाला है। अटेंड टू मीन्स इफ यू अटेंडिंग टू समवन, इट मीन्स यू आर कैटरिंग टू हिम। हो सकता है वो आपको कोई अच्छा रिश्तेदार हो, नया नया रिश्ता हुआ हो, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। ऑल राइट, सो फिर से आ जाते हैं। द मैन वॉज शॉक्ड, द मैन वॉज शॉक्ड, द रिजल्ट, द मैन वॉज। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा और सही नहीं बताया तो बहुत गुस्सा आएगा मुझे। द मैन वॉज शॉक्ड, द मैन वॉज शॉक्ड हिज सन। वेरी गुड, ये तो मुझे पता है, तुम लोगों को पता है कि सर शॉक एट आएगा। ठीक है भाई, हमें तो ये पूछना ही था, ये तो हमें भी पता था, ये तो हर 5th क्लास के बच्चों को पता है। हमें बस ये पूछना है कि ये जो शॉक्ड लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर ये जो शॉक लिखा हुआ है, व्हाट इज, यही वाला पूछना है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। क्या पूछना, उसमें भी हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमने तो पैसिव कितनी बार चीख के बता दिया। इज एम और मतलब बी के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म मतलब पैसिव, मतलब सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, मतलब देयर इज समवन एल्स हु हैज डन दैट एक्शन, मतलब वॉज मतलब बी की फॉर्म है, शॉक के साथ ईडी वर्ब की 3rd फॉर्म भी मान सकते हैं आप इसको। तो वर्ब की 3rd फॉर्म कैन एक्ट इन 3 वेज। एक तो अब हैज हैड के साथ मेन वर्ब,
या फिर दूसरा पैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर तीसरा एज ए पास्ट पार्टिसिपल भी तो यूज की जाती है। तो यहाँ पर क्या ये शॉक जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं हम, या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं? हैज तो है नहीं, हैज हैड तो उसको तो छोड़ दो। अगर हम इसको मेन वर्ब मानते तो मतलब मैन जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, कोई और है। लेकिन ये रिजल्ट भी तो यहाँ पर डूअर नहीं हो सकता। एडजेक्टिव है, समझ गए? द मैन वॉज शॉक्ड। अब यहाँ पर ये शॉक जो है मेन वर्ब हो सकती है, इसको आप पैसिव मान सकते हो क्योंकि हिज सन कोई लड़का है, हो सकता है उसने बहुत गंभीर न्यूज़ सुना दी हो पुरानी वाली, ठीक है। तो यहाँ पे डूअर है तो अब हम इसको मेन वर्ब मान सकते हैं। बाई, मैंने बताया था आपको बाई प्रीपोजिशन का यूज आप पैसिव में करते हैं डूअर के लिए। तो हिज सन कैन बी द डूअर, ठीक है, फॉर शॉक। लेकिन द रिजल्ट तो डूअर नहीं होगा शॉक करने का, कोई और ही होगा, जिसने रिजल्ट सुनाया होगा वो डूअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉक को आप जो है वो मेन वर्ब मत कंसीडर कर देना, पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मतलब मेन वर्ब। हर बी के साथ वर्ब की लिखी गई थर्ड फॉर्म मेन वर्ब नहीं होती है। या हम ऐसे बोलें कि बी के साथ लिखी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव होती है, बिल्कुल गुनाहे कबीरा है। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जितने भी पैसिव स्ट्रक्चर्स होंगे, पैसिव सेंटेंसेस होंगे, वो हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में होंगे। एक एग्जांपल फिर से हमने यहाँ पे दे देते, प्रीपोजिशन में ही पढ़ाया है हमने आपको, ही इज मैरिड हर। देखो ये बी की फॉर्म है और ये मैरी जो है वो आप इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मान सकते हैं। मैरी की वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए आप मेन वर्ब कंसीडर करेंगे या फिर एज एन एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। ऑल राइट, लेट्स फॉर अ मोमेंट कंसीडर इट एज अ मेन वर्ब ऑफ मैरी, ठीक है। अगर आप इसको मेन वर्ब कंसीडर कर लेंगे तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव हो जाएगा। अगर आप इसको मेन वर्ब कंसीडर कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पर ही डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है तो कोई और शादी करेगा, ऐसा तो नहीं होता। आप सबको पता है लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं मानी जाएगी। तो आप क्या बात पता है, व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस सेंटेंस? यस, ये इन्फ्रेंस है कि हर बी के साथ लिखी गई वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर नहीं बनाती है, लेकिन हर पैसिव स्ट्रक्चर हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आएगा। व्हेन विल यू नीड द पैसिव स्ट्रक्चर? व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। वेरी गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। हमने ये फिर से बता दिया आपको, ये सारे रामबाण तो हम बार बार बता रहे हैं क्लास में यहाँ, और आप इनका यूज़ करना। जब आप ऑफलाइन में आओगे फिर एक बार पहले दिन ही हम ये रामबाण बार बार करेंगे। देखो इसी तरीके से शॉक के साथ आपने ऐड का यूज़ कर लिया, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। अब देखो आप कुछ और वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, शॉक नेगेटिव में, सरप्राइज और अमेज पॉजिटिव में यूज करते हैं। bewildered, astonished, और एक flabbergasted भी होता है। तो मैं तो ये सब लोगों ने बड़ा इस्तेमाल किया होगा सोशल मीडिया पे टॉरा मारने के लिए। ये सब एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं अगर, तो दे विल टेक एट, ठीक है। इनके साथ आप कैसे यूज करें देख लो, ऐसे यूज किया करो, एट समथिंग बाय समवन, गॉट इट, वेरी गुड। जब एट समथिंग करोगे तो वहां पर ही एज एन एडजेक्टिव, बाय करोगे तो फिर वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करने लगेंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। प्रीपोजिशंस कितने अच्छे हैं, कितने मज़ा आ रहा है। हमने तो 6 लेक्चर्स में पढ़ा दिया, अब यूट्यूब पे देखोगे तुम ये सब मिलेंगे, यही सारी चीज़ें यूट्यूब पे तुम्हें आधे लेक्चर्स में मिलेंगी, ठीक है। खैर अब आप देखो, ये पढ़ लेना अच्छे से। क्वेश्चन में लिखता हूँ, ही एडवाइज टू मी अबाउट हिज, ही, हम थोड़ा सही से लिखते हैं,
he advised to me about his, क्या पढ़ते हैं तुम बताना इसको, कैरियर, साइकिल वाला कैरियर पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एक सेंटेंस हम यहां लिखते हैं, he explained me in a detailed manner, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। he explained me in a ऑल राइट, टॉपिक पता है आपका इसमें क्या, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ब ऑफ, ये हर कहीं काम में आएगा, आपको फिलर्स में कहीं भी काम में आ जाएगा ये वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीपोजिशन में बस हमने ये टॉपिक, वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन। चलो भाई आप बताओ व्हाट इज गलत देयर। सही बताया आपने बिल्कुल कि सर यहाँ टू हटा दो। भैया यहाँ बताओ सर यहाँ टू लगा दो। सर ऐसा क्यों कर दिया कि वहाँ टू हटा दिया, यहाँ टू लगा दिया। एडवाइज ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। एक्सप्लेन्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, हम अब दो बातें बता रहे हैं, वो सुनो आप फिर से। वर्ब, लेट्स स्टार्ट। ओ सॉरी, जो भी बहुत संभल के सुनो। हमने रामबाण में बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। ऑलराइट, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कभी भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आ सकते। इफ देयर इज अ प्रीपोजिशन देन देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ नाउन क्लॉज। व्हाट इज नाउन क्लॉज, हम इस बारे में पढ़ेंगे, अभी तक तो नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में। सो प्रीपोजिशन कैन नेवर कम विदाउट एन ऑब्जेक्ट। सो इज द केस विद द ट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, एक वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आ सकती है, अगर जब वो बिना ऑब्जेक्ट के आएगी तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएगी, अदरवाइज ट्रांजिटिव वर्ब भी हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आएंगी। अब देखो, he advised me, इसमें आप देखो he advised me about his career। अब देखो देखो पता है क्या पता है, इधर देखो। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्ट वर्ब का एक्शन रिसीव करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब इट इज द रियल ऑब्जेक्ट बिकॉज इट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन, इट इज द रियल ऑब्जेक्ट एंड इट इज द रियल रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखो, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो थिंग्स हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीपल हो सकते हैं। आप कैसे पता लगाओगे कि ऑब्जेक्ट, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी सेंटेंस में कोई चीज ऑब्जेक्ट है या नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी जो व्हाट के आंसर मिलते हैं व्हाट से, वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जितने भी whom से आंसर मिलते हैं वो सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हाट के सारे आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom के सारे आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और खास बात क्या है कि अगर व्हाट से आंसर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब थिंग्स, whom से मिल रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीपल,
और ये वर्ब के ऑब्जेक्ट होंगे। किसके? वर्ब के। सर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट अगर हम पता लगाएं तो कैसे? टू। टू व्हाट से, इसी को मैं यहां लिख देता हूं, देखो, टू व्हाट से और टू whom से आपको प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। व्हाट से और whom से आपको ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट मिलते हैं। गॉट इट? क्या गॉट इट? देखो ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट दो चीजों के हो सकते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब के और एक प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन तो बिना ऑब्जेक्ट के आ ही नहीं सकती। अगर हमें किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पता लगाना है तो अब प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको टू whom का आंसर मिल रहा है तो वो प्रीपोजिशन का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो कि जनरली प्यूपिल होगा। अगर आपको टू व्हाट से आंसर मिल रहा है सेंटेंस में तो वो प्रीपोजिशन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब थिंग्स होगा। ठीक है, वेरी गुड। वर्ब के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के। अगर सेंटेंस में आपको व्हाट से आंसर मिल रहा है, सिर्फ व्हाट से, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का। whom से आंसर मिल रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसका? ट्रांजिटिव वर्ब का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही रियल ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया? वेरी गुड, शाबाश, माशाल्लाह। अब हमने ये क्यों बताया आपको? ये क्यों बताया? ये देखो, he advised about his career। क्या क्वेश्चन पूछोगे आप? अगर एडवाइस कर रहे हो तो किसी को करोगे? मैं ही एडवाइस्ड, आप पूछेंगे whom he advised, किसी को तो करोगे ना। whom का आंसर चाहिए, और जब आपको whom का आंसर चाहिए होता है तो वर्ब ट्रांजिटिव होती है, क्योंकि whom के आंसर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो whom के आंसर में आपको, अब कहोगे मी, तो ये whom का आंसर हो गया। तो अब जब whom का आंसर आपको मी मिला तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का। तो इसी वजह से हमने टू हटा दिया। गॉट इट? यहां आ जाओ। ही एक्सप्लेन्ड। डज दिस वर्ड एक्सप्लेन नीड any object? explain in itself has a perfect or complete meaning। he explained। अब explain करोगे, कोई चीज कर सकते हो। whom did he explain? to whom? to me। तो यहां पर explain in transitive verb हो जाएगी। he explain करोगे तो to whom? to whom ही तो कहोगे, me। तो यहां पर ये in transitive verb हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? क्योंकि इसको whom के आंसर की जरूरत नहीं है, वहां पर whom के आंसर की जरूरत है। तो इस वजह से हमने क्या करा, वहां डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्ट दे दिया और और वो ऑब्जेक्ट पहले प्रीपोजिशन का बना हुआ था। ठीक है, तो अब अगर whom के और what के आंसर की आपको जरूरत है तो मतलब वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और to whom और to what के आंसर की जरूरत है तो मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव है। उस केस में जो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा वो प्रीपोजिशन का होगा। तो अब आप देख लो, अब हम बताते हैं। इसी तरीके से एडवाइस के साथ साथ कुछ और वर्ब भी हैं जो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेंगी, मतलब उनके साथ क्या होगा, ये टू लिख के दे देंगे, जो कि गुनाह कबीरा होगा। वो मैं आपको बता देता हूं। इनको वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। एडवाइस के साथ साथ देखो और कौन कौन सी वर्ब है। अब आप मेरे साथ लिखो, आस्क्ड है, बैग्ड है, ठीक है, आस्क्ड है, बैग्ड है, अर्ज्ड, ऑर्डर्ड, अर्ज्ड, ordered, requested, invited, requested, invited, informed, apprised, informed, apprised और informed मतलब सेम ही होता है, ये बहुत बार आप वर्ड सुनेंगे। apprised, informed, apprised, welcome, greeted, welcomed, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इनको याद कर लेना। वेलकम, ग्रीटेड, विश्ड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, विश्ड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है,
उसके बाद कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड। अच्छा अब हम यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इसी का ही आगे कंटिन्यू है। कॉम्प्लीमेंटेड, थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड, फॉरबेड, फॉरबेड, अलाउड, थैंक्ड, अलाउड, थैंक्ड, कॉल्ड, फोन्ड, कॉल्ड, फोन्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, assured। देखो क्या करेंगे, इस वाली साइड में जो वर्ब्स लिखे हैं, these are verbs of communication, और ये वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनको whom और what के आंसर की जरूरत होगी। तो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। वो पेपर में क्या करेंगे, आपको एक लंबा सा सेंटेंस लिख देंगे, इनके साथ टू लगा के दे देंगे, और आपके तोते उड़ जाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा। मैंने तो आपको ये लिख के दे दी। अब आपको याद करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकम्बेंट अपॉन यू। इनकम्बेंट के साथ अपॉन का यूज करते हैं, इट्स इनकम्बेंट अपॉन यू, इनकम्बेंट अपॉन, ठीक है, मतलब किसी पे जिम्मेदारी होना। ये लिख लेना, कहीं ऊपर लिख लो, वेरी गुड, लिख लिया, अच्छी बात है। सो इट्स इनकम्बेंट अपॉन यू टू लर्न ऑल दिस वर्ब्स, वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर ट्रांजिटिव। ऑलराइट, अब इधर आ जाओ। जैसे मैंने बताया, ही एक्सप्लेन टू मी, तो वहां पे एक्सप्लेन मी लिखा हुआ था, और इसको जरूरत किसकी है, टू हुम के रिप्लाई की है, और टू व्हाट के रिप्लाई की जरूरत है। आपने वो जो है व्हाट, हुम और व्हाट का रिप्लाई दे दिया, गलत हो गया। मतलब यहाँ पर ये एक्सप्लेन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ साथ देखो ऐसी कुछ और वर्ब्स भी होती हैं, सैड, एक हमने इसमें वो तो लिखा ही नहीं, जो कितनी बार हमने आपको बताया था पैसिव में, सेड टू को टोल्ड में कर दो। अब समझ में आ गया क्यों किया, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो इसी को लिखो, यहाँ बड़ा बड़ा लिखते हैं, टोल्ड। सेड टू को टोल्ड में क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सेड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा और टोल्ड खुद ले लेगा, तो इसकी वजह से ये होगा। अभी आपके समझ में आ रहा, वेरी गुड। अब देखो सेड, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड हो गया। सजेस्टेड, आप हमारे साथ लिखिए, इसमें भी अभी कुछ केस बनेंगे। सजेस्टेड, अपोलोजाइज्ड, एस है ये जेड हमने बना दिया, एस कर देना, ब्रिटिश अंग्रेजी में एस होता है। अपोलोजाइज्ड, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, कॉम्प्लेंट, कॉम्प्लेंट, प्लेडेड, प्लेडेड के बाद देखो अपील्ड, अपील्ड के बाद प्रेड, फिर देखो भूख लग रही है, डिस्क्राइब्ड, टॉक्ड, स्पोक, डिस्क्राइब्ड, टॉक्ड, स्पोक, रोट, यहां लिख देते हैं, रोट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिसन्ड। ये देख लो, ये सब, ये भी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो आप प्रीपोजिशन का बना दो और इनके साथ टू लिख के दे देंगे, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। ऑल राइट, अब हम मिटाते हैं इसको। अब आप एक क्वेश्चन बताइए ज़रा, उनको लिखे रहने देते हैं, ठीक है। सो अब ये सवाल का जवाब कौन बताएगा, आप। ही रिपोर्टेड, ही रिपोर्टेड द ऑफिसर,
every day. He reported the matter ठीक है, केयरफुली. ऑल राइट. ही रिपोर्टेड, बताओ. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया आपने. 2 आ जाएगा. ये भी यहाँ भी 2 आ जाएगा. बिल्कुल गलत, यहाँ कुछ नहीं आएगा. सर अभी तो आपने बताया, देखो ये सेकंड में लिखी हुई है, इंट्रांजिटिव वर्ब है और अपने साथ 2 लेगी. वेरी गुड, शाबाश. इधर सुनो, ये वाली वर्ब्स इंट्रांजिटिव होंगी. कब होंगी वो भी सुन लो, ठीक है. जब इनको whom के रेप्लाई की जरूरत होगी. हिंदी में हम लिख देते हैं whom के रेप्लाई की जरूरत होगी. whom मतलब पर्सन से आएगा, तब इंट्रांजिटिव होंगी. whom के रेप्लाई की जरूरत मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर इन वर्ब्स के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आईडी लिंक इनडायरेक्ट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, तब ये इंट्रांजिटिव होंगी. अगर इन वर्ब्स को व्हाट के रेप्लाई की जरूरत है, दीज आर द कंसेप्ट ऑफ अंग्रेजी ग्रामर. रटना कुछ नहीं है. व्हाट के रेप्लाई मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्ब ट्रांजिटिव होंगी. ऑल राइट, अब आपके समझ में आ गया कितने. अब तो हमने सब क्रिस्टल क्लियर कर दिया. इन वर्ब्स के साथ 2 आएगा. कब आएगा? जब आपको whom के रेप्लाई की जरूरत हो. तो उस केस में whom, जनरली whom से जो रिप्लाई मिलता है वो हमें पर्सन के बारे में मिलता है, तो उस केस में तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी. और जब what के रेप्लाई की जरूरत होगी तो इन दैट केस दे विल बी whom के रेप्लाई के केस में तो ये इंट्रांजिटिव और what के रेप्लाई के केस में ट्रांजिटिव. ठीक है. अब देखो, ही रिपोर्टेड टू द ऑफिसर. ऑफिसर ये कोई पर्सन हो सकता है. whom did he report? टू ऑफिसर. ही रिपोर्टेड द मैटर. अब द मैटर तो कोई पर्सन नहीं है. व्हाट डिड ही रिपोर्ट? आप क्वेश्चन पूछो ना, whom did he report? कोई आंसर मिल रहा है. व्हाट डिड ही रिपोर्ट? मैटर. व्हाट के रेप्लाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब व्हाट के रेप्लाई की जरूरत होगी तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव बन गई. तो ऐसे रट्टा नहीं मारना कि रट्टा मार के चले गए और सर ने तो बता दिया था, जरा सा घूम गया तो तोड़ गए. आपको चीज़ें समझनी है, सीखनी है, बस. अब आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. आई होप. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. खुद से क्वेश्चन पूछो. सेंटेंस में अगर होम का आंसर मिल रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर मिल रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के. अगर सेंटेंस में टू होम और टू व्हाट के आंसर मिल रहे हैं तो किसके ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन के. प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट के आती नहीं है. देखो, एक देखो, he said nothing. He said nobody. लो बताओ. He said nothing क्या है? What did he say? आंसर पूछो. Whom did he? What did he say? ऊपर वाले में क्वेश्चन पूछोगे अगर what did he say तब आपको आंसर मिलेगा. whom did he say तब आंसर मिलेगा. what से मिलेगा, आप कहोगे what did he say? nothing. what के आंसर की जरूरत? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. हम तो सारी चीज़ें क्लियर लिखते हैं ना. what के आंसर की जरूरत है. he said
आपको इससे क्या, व्हाट डिड ही से, उससे आंसर नहीं मिला। whom डिड ही से, नोबडी। लो whom का ये समवन हो गया, ये नोबडी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया IND, और ये whom का आंसर है, और अभी बताया है हमने। वन मोर क्वेश्चन, इसको बताना। दिस इज लास्ट। मोहन रोट a letter every day। अब हम जल्दी करें। मोहन रोट his parents every day। चलो भाई आप बताओ, मोहन रोट, व्हाट डिड मोहन राइट, व्हाट के आंसर की जरूरत उस केस में, ट्रांजिटिव। दूसरे वाले में मोहन रोट हिज पेरेंट्स, व्हाट डिड मोहन रोट, हिज पेरेंट्स तो नहीं लिखेगा, अपने पेरेंट्स को लिखेगा। whom डिड ही राइट टू। ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड, शाबाश। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। दिस इज द लास्ट टॉपिक, और फिर प्रीपोजिशंस कंप्लीट, फिर टाटा बाय बाय। वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ नहीं, 20 मिनट का टॉपिक है। टीचर्स फर्जी 3 दिन मतलब 7 से 8 दिन पढ़ाते हैं। आप अच्छे से नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ा दो। उसके बाद प्रीपोजिशन में 4-5 बातें बता दो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। प्रीपोजिशंस की 4-5 बातें बता दो। टीचर्स जो है वही खींचे जाते हैं, जहाँ खींचने का है वहाँ खींचेंगे नहीं, जहाँ खींचने का नहीं है वहाँ पे तो खूब खींचते हैं। अनड्यू स्ट्रेचिंग। खैर हमें क्या, हम 2 क्वेश्चंस लिखते हैं, आप उसके आंसर बताना, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ चाइना। द प्रॉब्लम्स इन भारत, भारत लिख देते हैं कितना अच्छा लगेगा। द प्रॉब्लम्स इन भारत आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर with those of China, with those of चीन लिख देते हैं। देखो भाई, एक और लिख दें, एक और लिख देते हैं, फिर करते हैं। द प्रॉब्लम्स इन भारत द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आप लिख देते हैं। द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर डिफरेंट देन दोज ऑफ चाइना, देन दोज ऑफ चाइना। दीज आर द 2 सवाल्स, और उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स, 4 सवाल। टाटा बाय। द प्रॉब्लम्स इन भारत आर नॉट सिमिलर दोज ऑफ चीन। क्या गलत है बताएं? 2 आएगा। देखो देन जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जा रहा है। डिफरेंट कोई कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है। जब कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है देन कंजंक्शन में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब डिफरेंट वो है नहीं तो आप देन का यूज़ ही नहीं करोगे, हटाओ, फ्रॉम लगाओ। ये 2 चीज़ देख लो, सिमिलर टू दोज ऑफ चाइना। अब ऊपर वाला देखो, जैसे सिमिलर के साथ आपने टू लिखा है, सिमिलर के साथ टू, ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो अपने साथ टू लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्या किया जाएगा, उनके साथ विद लिख के दे देंगे। और अगर आपने उन वर्ड्स को याद नहीं किया तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो मैं वो वर्ड्स लिख देता हूँ, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हैं अब वो लिख लो। यहाँ पे हमने देन का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं हो रहा है। देन कॉम्परेटिव डिग्री का कंजंक्शन है। जब आप एक बार ऑफलाइन में आ जाओगे तो फिर हम बहुत डिटेल में कंजंक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारा मज़ा आएगा।
एनीवे जैसे कि सिमिलर के साथ टू लिखा, वैसे ही देयर आर। अच्छा, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सिमिलर है यार? एडजेक्टिव है। देखो सिमिलर के साथ टू लिखा है, ऐसी और वर्ड्स हैं। इक्वल, इक्वल के साथ भी टू लिखिए आप। इक्वल, इक्विवेलेंट, पैरेलल, इक्विवेलेंट, पैरेलल, टेंटामाउंट, ये तो बड़ा ही प्यारा शब्द है। टेंटामाउंट, इसका मतलब भी वही होता है, इक्विवेलेंट। ठीक है, टेंटामाउंट, कंपेयर्ड, शायद हमने ये कंपेयर्ड पहले डिस्कस कर रखा है। कंपेयर्ड, एडजेसेंट, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। एडजेसेंट, एप्रोप्रोस, ये भी बहुत प्यारा सा शब्द है। एप्रोपोज, ठीक है। एक्सेप्शन, ये बहुत प्यारा शब्द है। एक्सेप्शन, एंटीडोट, तो आप एप्रोपोज का मतलब वो होता है समथिंग विच इज फिट। एंटीडोट तो सबको पता ही होगा, जहर के लिए जो होता है। अब दबा दे या दे दे मुझको जहर, वो गाना है ना। एंटीडोट, ये देखो, हेयर, ARS, ARS, और देख लें, adhere, conform, allude, adhere, conform, allude। देखो allude वर्ब है, मतलब वही किसी इनडायरेक्टली को सजेस्ट करना। allusion, allusion नाउन हो गया। ठीक है। रेफर, ये तो हमने शब्द पढ़ाया है ऑफलाइन में। रेफर, रेफरेंस, हिंड्रेंस, डेट्रीमेंटल, हिंड्रेंस, डेट्रीमेंटल मतलब भी हार्मफुल होता है। डेट्रीमेंटल, ठीक है। इंजूरियस, डेलिटेरियस, डेलिटेरियस मतलब भी हार्मफुल होता है। अच्छा दिख रहा है, डेलिटेरियस। देखो अब देखो, बेनिफिशियल, ये सब लोग आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेनिफिशियल, इसेंशियल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। सेंसिटिव, अब कैसे याद करो, इट्स अप टू यू, हमने तो आपको बता रहे हैं, अब बस कुछ टाइम बाद कंप्लीट भी हो जाएगा एक्शन। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, एलर्जिक, इम्यून, एलर्जिक, इम्यून, प्रोन, एवर्स, प्रोन, एवर्स, कोई मीनिंग पता नहीं, अभी हम बता देंगे कौन कौन से पता नहीं है। प्रोन, एवर्स, प्रायर, प्रेफर, ये पहले भी कर लिए मैं, हमने एडजेक्टिव वाले में। प्रायर, प्रेफर, ठीक है। सुपीरियर, इन्फीरियर, फिर चलो लिख देता हूँ मैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, एल्डर, एडजेक्टिव में सब हमने बता दिया ये। अडेप्ट, एक्लाइमेटाइज, एक्लाइमेटाइज, सकम, दिस इज वेरी, बहुत ही प्यारा सा शब्द लगता है हमें ये, सकम, डबल सी है, ठीक है। सकम के बाद ससेप्टिबल, वल्नरेबल, ससेप्टिबल यहाँ आ जाएगा, ससेप्टिबल, वल्नरेबल, ये सब आप लोग याद कर लेना। वल्नरेबल, लिसन, लिसन, और ये तो अभी हमने बताया है। बी मैरिड, बी के साथ मैरी जब लिख देते हैं तो वहाँ पर वो मैरी एडजेक्टिव हो जाए। बी मैरिड, सक्सीड, ये सब उसमें स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है।
सक्सीड, आंसर, और बहुत सारे। दीज आर द इंपॉर्टेंट वन, प्लीज याद कर लेना इनको, ठीक है। खैर, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, टेक टू विद देम, ठीक है। वेरी गुड। कुछ सवाल करें? ऑल राइट। न तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो दिल नवाज़े की, न मैं तुमसे उम्मीद रखूं दिल नवाज़े की, चलो के बार फिर से अजनबी बन जाए हमारे, तो चलो के बार फिर से अजनबी बन जाए। खैर, अब नहीं मिटाऊंगा, देखो अब नहीं मिटाऊंगा, और ऐसे ही फिर एक फ़ोटो भी क्लिक करके ले जाऊँगा, प्रीपोजिशन आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ही एग्जाम्पल्स बचे, आ फ्यू भी नहीं, अब फ्यू हैं, ठीक है। देखो, नथिंग कैन इक्वल दिस record, alright, nothing can be equal, nothing can be equal this record, alright। भैया बताओ, nothing can equal, सर अभी तो आपने बताया इक्वल के साथ टू आता है, हमने 3 बार उसमें ये भी बोला कि these words take to with them if used as adjectives। देखो भाई, मॉडल के साथ B1 here equal is not acting as an adjective but as a main verb, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। मॉडल B1 एडजेक्टिव, जो टू आ गया। ये भी चीज़ें ध्यान रखो ना, एज एन एडजेक्टिव हमने बोला है, तो आप उस चीज़ को भी इक्वल तो वर्ब भी है, और आंसर का भी तो हमने आंसर वाला तो पहले ही बता दिया है। खैर, मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, हमें तो मिटाना नहीं है, यहाँ मिटाना पड़ेगा, ये हम बड़ा बड़ा लिखते हैं। दे कंपेयर्ड दिस ऑप्शन, दे कंपेयर्ड दिस ऑप्शन द अदर वंस, अदर तो लिखा ही नहीं, अदर वंस, दे फाउंड दिस ऑप्शन, दे फाउंड दिस option better compared other ones। चलो भाई, they compared this option, या देखो इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन, ये टुगेदरनेस वाला सेंस आ गया। कंपेयर यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो आ जाएगा। अब ना पूछो प्लीज़ कैसे आ गया, ठीक है, बिठा देते हैं। अब हमारी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई, बट कुछ क्वेश्चंस भी बचे, लास्ट ही थोड़े से ही क्वेश्चन थे, वो कर देते, फिर टाटा बाय बाय। देखो, अ वेल बैलेंस्ड डाइट, 6th क्लास में बैलेंस डाइट की डेफिनेशन हम याद करते हैं, और 5th क्लास में अब अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल
इसेंशियल के साथ तो इतने बार वो फॉर लगा के देते हैं, 1000 बार क्वेश्चन में आ गया है, फॉर गुड हेल्थ। पता है एक पेपर में सवाल आया, फिर उन लोगों ने क्या कहा, देखो बेटा, इफ समथिंग इज वेल देन इट डजंट रिक्वायर एनी वर्ड जो इसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा। कोई चीज़ बैलेंस्ड है तो फिर उसको और वेल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उल्टा बोल रहे थे, एक्चुअली भूख लग रही है। अगर कोई चीज़ बैलेंस्ड है तो उसको वेल की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस मतलब परफेक्ट बन, जो कि गलत है। ये ठीक है वेल, हम बताते हैं आपको, गलती यहाँ है, अभी बताया हमने। इसेंशियल के साथ टू का यूज़ होता है, उनका अपना पता नहीं क्या लॉजिक रहा होगा, उससे क्या ही मतलब है। तो हमारा लॉजिक देखो, द प्रॉब्लम इन इंडिया आर डिफरेंट, अब ये तो हमने बता दिया। देखो अब फिर वो जो एग्जाम्पल लिखा था हमने, द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर डिफरेंट देन दोज ऑफ चाइना, दोज ऑफ चाइना। देन कंपेरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, कोई कंपेयर नहीं किया जा रहा, आप कॉमन सेंस वाली बात लगे रहे तो आप फ्रॉम कर दोगे सोर्स के लिए। अब देखो भाई, इसी की तरह कुछ और वर्ड्स हैं जो अपने साथ फ्रॉम लेते हैं अगर एज एन एडजेक्टिव बिहेव करेंगे। डिफरेंट, डिफर, डिराइव। एक तो डिफरेंट हमने बोल ही दिया, लिख भी देते हैं, डिफरेंट, डिफर, डिराइव, एक्सट्रैक्ट, डिराइव, एक्सट्रैक्ट, एक्सक्लूड, एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट में भी एक्सक्लूड ही होता है, एक्सक्लूड, एग्जैम्प्ट, प्रोटेक्ट, एब्सटेन। एब्सटेन बहुत बार आया है, एब्सटेन। रेफ्रेन, रेजिस्ट, सबका मीनिंग सेम होता है, खुद को बचाना। रेफ्रेन, रेजिस्ट, प्रिवेंट, etc। इतने बड़े याद कर लेना, बहुत है भाई। दो ऑप्शन क्या है, दो क्वेश्चन और हैं, अब खत्म प्रीपोजिशन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 246, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आ जाइए, प्रीपोजिशन कंप्लीट। सी द लास्ट टू ऑप्शन क्वेश्चंस एंड द पेनल्टी मेड वन इज ए, आई एम गोना राइट दैट, ठीक है। आई नेवर डिफर, आई नेवर डिफर माई अम्मी अब्बा, माई अम्मी अब्बा ऑलवेज, माई ओपिनियन डिफर्स योर्स। देखो, डिफर का मतलब अगर टू डिसएग्री हो, टुगेदरनेस वाला सेंस, तो लगा देना क्या विद। और डिफर का मतलब बी डिफरेंट हो, बी डिफरेंट, तो लगा देना टू। दिस वाज 246, 247 एज जैसा हमने आपसे वादा किया था, गुरुजी ने बोला 247 प्रीपोजिशन पढ़ा दो। देखो भैया 7 लेक्चर्स हो गए, 7 लेक्चर्स में कंप्लीट करा दें, मोर देन सफिशिएंट है। एग्जाम्स में 90% चांस है कि इन्हीं में से आए, लेकिन इतने सारे हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताया है। आप 3 से 4 बार इसको चाट लो और फिर हो जाएगा। ऑलराइट, आज के लिए इतना काफ़ी, टाटा बाय बाय।